आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। बचे हुए क्वेश्चन को आज हम लोग देखने जा रहे हैं, तो सभी लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो ही चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, दिया गया है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन, लॉरेंज बल को परिकलन करने का सूत्र है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। दूसरा ऑप्शन है वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई माइनस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तीसरा ऑप्शन है वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी डॉट वेक्टर बी। और चौथा ऑप्शन है वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसके लिए आपको याद होगा, हम बता चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्थित होता है तो उस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है, और इस पर लगने वाला इलेक्ट्रिकल फोर्स लिखा जाता है कि एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ए। हाँ, इलेक्ट्रिकल फोर्स है, और यदि वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ए। और चूंकि यह इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो यहाँ नीचे छोटा सा लिख दिए ई का मतलब इलेक्ट्रिकल और एफ का मतलब फोर्स। तो वह इलेक्ट्रिकल फोर्स तो निकल चुका है। अब यदि हम लोग मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, लॉरेंज फोर्स की बात करें, तो आपको याद होगा, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गति करता है, मूव करता है, तो इस पर लगने वाला लॉरेंज बल वेक्टर एफ एम इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। ये सारी चीज़ हम आपको बतला चुके हैं, समझा चुके हैं। तो यहाँ 2 प्रकार के फोर्स लगे, एक इलेक्ट्रिकल फोर्स और दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। तो कह सकते हैं कि टोटल लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, यानी इस पर लगने वाला परिणामी बल एफ बराबर लिख सकते हैं, पहला हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स एफ ई और दूसरा हो गया चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स एफ एम। और यदि दोनों के वैल्यू को लिख दिया जाए तो आप एफ ई के जगह लिख सकते हैं क्यू वेक्टर ए, जबकि एफ एम का वैल्यू भी आप लिख चुके हैं ऊपर क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। और यहाँ से जब हम लोग क्यू को कॉमन लेंगे तो लिख सकते हैं क्यू इंटू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। तो आपके सामने लॉरेंज बल टोटल फोर्स का वैल्यू आ चुका है कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। यानी जब हम लोग आंसर को मैच कराएंगे तो ये पाएंगे कि पहला वाला ऑप्शन सही है, यानी 11th का हो गया, और कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिनमें से पहला है एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी, दूसरा ऑप्शन है एफ इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, तीसरा ऑप्शन है एफ इज इक्वल टू क्यू बाई भी बी, और चौथा ऑप्शन है एफ इज इक्वल टू भी बी साइन थीटा बाई क्यू। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं, अभी अभी आप पिछले क्वेश्चन में भी देखें कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू है और यह बी तीव्रता के मैग्नेटिक फील्ड में
v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो आप जानते हैं कि इस पर लॉरेंज फोर्स लगता है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट लॉरेंज फोर्स लिखा जाता है कि वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। और जब हम लोग पूरे सूत्र को लिखेंगे तो कह सकते हैं कि वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, क्योंकि आप जानते हैं कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर ए बी साइन थीटा, तो यहाँ वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B है तो भी बी साइन थीटा। यानी यहाँ से पता चला कि लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ब देख रहे हैं, ये ब ऑप्शन है कि F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। तो 12 का हो गया ब। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से पहला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, तीसरा है एम्पियर के तैरने का नियम और चौथा है मैक्सवेल के दाएं हाथ के पेंच का नियम। तो आपको उस समय पढ़ाया जा चुका है कि द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंज फोर्स इज कैलकुलेटेड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, यानी इसका सही आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो 13 का हो गया और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है। किसी क्षण कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है तो कण का पथ होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सरल रेखीय, दूसरा है वृत्ताकार, तीसरा है असमान पिच की कुंडलिनी और चौथा है कुंडलिनीवत। तो देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बन रहा है और ऐसे में आप लोग जब भी कोण बनता है तो हम आपको समझा चुके हैं कि किसी भी चीज़ को 2 घटक में 2 कंपोनेंट में तोड़ा जाता है। तो मान लिया जाए इधर B है और ये V है, तो यहाँ पर वेग को जब हम लोग 2 कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इधर आएगा V, यदि यह एंगल थीटा है तो इधर आएगा V cos थीटा, जबकि इधर आएगा V sin थीटा। तो आप जानते हैं कि V sin थीटा और B के कारण यह वृत्ताकार रास्ते को अपनाएगा, लेकिन जो V cos थीटा है इसके कारण आगे भी जाएगा। मतलब हो गया कि ऐसे ये वृत्ताकार रास्ता तो अपनाता, लेकिन चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसका कंपोनेंट है, वेग का कंपोनेंट है V cos थीटा, तो यहाँ पर ये साथ में आगे भी जाएगा। यानी इस प्रकार के रास्ते से होते हुए यह आगे की ओर बढ़ेगा और जब ऐसे गति करेगा तो इसको हम लोग कहते हैं कुंडलिनीवत। यानी इसका आंसर हो गया द कुंडलिनीवत, 14 का द। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है एक आवेशित कण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है। कण के पथ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का मान अनुक्रमानुपाती होगा। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी 15 का हो गया डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक आवेशित कण को अस्थायी तथा समरूप विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समानांतर हैं, विरामावस्था से छोड़ा जाता है तो कण गति करेगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सरल रेखा में, दूसरा है वृत्त में, तीसरा है कुंडलिनी में
और चौथा है चक्रण में। तो भाई इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो ध्यान दिया जाए तो कह रहा है कि आवेशित कण को अस्थायी तथा समरूप विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में जो परस्पर समानांतर हैं, यानी यह समानांतर की बात कर रहा है। और समानांतर का मतलब हो गया कि यदि मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, यानी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। और कह रहा है विरामावस्था से छोड़ा जाता है। तो जब विरामावस्था से छोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E। और यदि यह पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, तो बल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। लेकिन अब जब हम लोग लॉरेंज फोर्स की बात करेंगे, सूत्र होता है F बराबर Q VB साइन थीटा, आपको याद होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो भाई इलेक्ट्रिकल फोर्स लगा तो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, और इस डायरेक्शन में ये चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, यानी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ये दोनों एक दिशा में हैं। और आप जानते हैं कि जब भी दो वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब हम लोग यहाँ पर थीटा के वैल्यू को लिखेंगे तो कहेंगे कि F इज इक्वल टू क्यू भी बी इंटू साइन 0। और आप लोग जानते हैं कि साइन 0 का वैल्यू होता है 0, यानी क्यू भी बी इंटू 0। और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉरेंज फोर्स का वैल्यू क्या आ गया? 0। यानी यहाँ पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स तो शून्य हो गया। केवल कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रिकल फोर्स F। और इसके कारण यह, यदि लॉरेंज फोर्स होता तो ये वृत्ताकार रास्ते को अपनाता, लेकिन चूंकि अब तो लॉरेंज फोर्स लगा नहीं तो ये अब सीधी रेखा में चलेगा। यानी आंसर हो गया 16 का पहला वाला आंसर। और यहाँ दिया गया है कि किस तरह से गति करेगा, तो सरल रेखा में, यानी 16 का अ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है समान विद्युत आवेश वाले दो कण x तथा y समान गतिज ऊर्जा से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और उनके वृत्तीय पथों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 व r2 हैं, तो उनके द्रव्यमान का अनुपात होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है r1/r2, दूसरा है √r1/r2, तीसरा है r1/r2 का होल स्क्वायर, और चौथा है r2/r1। तो भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप देख रहे हैं क्या क्या दिया है। तो समान गतिज ऊर्जा हाईलाइट कर दे रहे हैं। उसके बाद दिया है समान विद्युत आवेश, यानी उन पर चार्ज भी सेम और काइनेटिक एनर्जी भी सेम, गतिज ऊर्जा भी सेम। और पुनः दिया है समान चुंबकीय क्षेत्र, यानी बी भी सेम। तो भाई आपने देखा कि क्यू भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी के भी सेम है, और साथ में मैग्नेटिक फील्ड बी भी सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना हो तो द्रव्यमान का अनुपात पूछ रहा है, तो आप याद कीजिए त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है कि R इज इक्वल टू होता है mv/QB। और याद हो तो ये भी पढ़ाया गया है कि mv बराबर होता है √2km। तो mv के जगह 2km, और यहाँ पर QB है तो QB। यानी हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि बहुत से चीज़ें सेम हैं, जैसे यहाँ पर, और सेम चीज़ें रिजल्ट तक नहीं पहुँचाती हैं, तो सेम चीज़ों को हम लोग हटा करके सोचेंगे। तो भाई फाइनली लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू √2km/QB। तो यहाँ पर देखिए 2 से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, काट कर हटा दिए। काइनेटिक एनर्जी के भी सेम है, इसको भी काट कर हटा दीजिए, क्योंकि समानता आंसर तक नहीं पहुँचाती, तो समान वाली चीज़ों को हम लोग हटा करके सोचेंगे। यहाँ चार्ज भी सेम है, तो भाई आवेश को भी हटा दिए, और मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं समान चुंबकीय क्षेत्र, तो बी भी सेम है, तो इसको भी हटा दिए।
यानी क्या बचा, बदलने वाले हो गए इधर आर और इधर हो गया अंडर रूट एम। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। और जब ऐसे है तो आप समझ रहे हैं, लिखा जा सकता है कि R1/R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1/M2। प्रोपोर्शनलिटी वाले नियम से ही पता चलता है। और जब अंडर रूट को उधर भेजेंगे तो यहाँ से R1/R2 का स्क्वायर बराबर इधर बच जाएगा M1/M2। यानी क्या देखें कि M1/M2 द्रव्यमान का अनुपात है और ये आया है R1/R2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 100 ऑप्शन है R1/R2 का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया 100 R1/R2 का होल स्क्वायर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण जिनकी गतिज ऊर्जाएं समान हैं, एक नियत चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय पथ पर घूम रहे हैं। यदि इन कणों के पथों की त्रिज्याएं क्रमशः Rp, Rd और R अल्फा हो तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है R अल्फा इज इक्वल टू Rp लेस देन Rd। दूसरा है R अल्फा इज ग्रेटर देन Rd एंड Rd इज ग्रेटर देन Rp। तीसरा ऑप्शन है R अल्फा इज इक्वल टू Rd विच इज ग्रेटर देन Rp एंड द लास्ट एंड द फाइनल ऑप्शन इज R अल्फा इज इक्वल टू Rp इज इक्वल टू Rd। तो भाई इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो देखिए रटना नहीं है, आपको हम समझा चुके हैं कि R बराबर होता है अंडर रूट 2mk बटा में QB। तो यहाँ ध्यान दिया जाए तो आपको हम पहले भी समझा चुके हैं कि जो राशियाँ समान होती हैं वो रिजल्ट को निर्धारित नहीं करती। तो यहाँ दिया गया है कि गतिज ऊर्जा समान, यानी कि इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको काट कर हटा देंगे। फिर कह रहा है नियत चुंबकीय क्षेत्र, यानी दोनों के लिए चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, तो इसको भी काट कर हटा दीजिए। और ये दो तो ऐसे भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बचा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट M/Q। तो जिसके लिए रूट M/Q का वैल्यू अधिक होगा उसका रेडियस भी अधिक है, और जिसके लिए अंडर रूट M/Q का वैल्यू कम होगा उसका रेडियस भी कम। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अल्फा कण की बात करते हैं। तो लिख देंगे कि R अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट, यह M, तो इसका जो मास होता है वह प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है, यानी लिख दिए 4mp। mp का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, और बटा में Q आवेश जो होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, यानी 2Q। यदि प्रोटॉन के आवेश को Q मान लें तो यहाँ लिख दिए Q। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से देखा जाए तो ये 2 4 है तो 2 बाहर निकलेगा, यानी 2 अंडर रूट mp और बटा में 2Q। तो ये 2 से 2 कटेगा, यानी अल्फा कण का रेडियस R अल्फा इज इक्वल टू निकल चुका है कि अंडर रूट mp और बटा में Q। चलिए अब हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं। तो कहेंगे कि Rp इज इक्वल टू अंडर रूट, भाई सूत्र में m है तो m की जगह mp, और आवेश यहाँ प्रोटॉन के आवेश को Q माने हैं तो लिख दिए Q। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर भी अंडर रूट mp/Q और यहाँ पर भी अंडर रूट mp/Q, यानी इतना तो रिजल्ट निकल चुका है कि Rp इज इक्वल टू R अल्फा। ये दोनों बराबर हो गए, सेम हो गए। अब चलिए हम लोग न्यूट्रॉन की बात करते हैं। तो कहेंगे कि Rd इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ m न्यूट्रॉन का होगा
और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वह प्रोटॉन के मास का 2 गुना होता है, यानी लिखेंगे 2 mp, और बटा में चार्ज प्रोटॉन के आवेश के इक्वल होता है यानी Q। तो यहाँ से आर डी इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि √2 इंटू √mp अलग अलग कर दिए और बटा में Q। तो आपने देखा कि √mp बटा में Q ये प्रोटॉन का भी रेडियस था, और √mp बटा में Q ये न्यूट्रॉन के लिए भी आया है, लेकिन साथ में √2 से मल्टीप्लाई हुआ है, और जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू अधिक होगा, यानी आर डी जो है दोनों से क्या है, बड़ा है। तो आप देखिए किसमें आर डी बड़ा है, दोनों। ये आर पी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ये तो है कि आर पी इज इक्वल टू आर अल्फ़ा, ये तो पहले ही आ चुका है, और ये दोनों छोटे हो गए किससे, आर डी से। यानी ऑप्शन को मिलाइए तो समझ में आ जाएगा। देख रहे हैं पहले वाले ऑप्शन में कि आर डी बड़ा है आर पी से भी, और आर पी जो है वो आर अल्फ़ा के क्या है, बराबर है। आर पी आर अल्फ़ा के बराबर, लेकिन आर डी इनसे क्या है, बड़ा है। यानी इसका सही आंसर हो गया ये वाला, यानी 18th का और क्वेश्चन नंबर 18 का और। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है एक आवेशित कण भी वेग से बी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है, तो कण पर लगने वाले बल का मान अधिकतम होगा जब। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला, भी और बी एक ही दिशा में होंगे। दूसरा, भी और बी परस्पर लंबवत हैं। तीसरा, भी और बी एक दूसरे के विपरीत हैं। और चौथा, भी और बी परस्पर 45 डिग्री के कोण पर हैं। तो भाई इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, चलिए देखते हैं। तो भाई आपको याद होगा लॉरेंज बल तो पढ़ाया जा चुका है, कई बार आ चुका है कि F इज इक्वल टू होता है Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। तो जब हम लोग पूरे फार्मूले को लिखेंगे तो कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो देखिए ये डायरेक्शन की बात कर रहा है, एंगल की बात कर रहा है, तो QVB से कोई लेना देना नहीं है। आप थीटा पर विचार कीजिए। तो जब ये अधिकतम की बात कर रहा है, क्वेश्चन में देख रहे हैं अधिकतम, तो ये साइन थीटा का वैल्यू भी अधिकतम होना चाहिए। और यह मैक्सिमम कब होगा, तो आप जानते हैं साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। तो कह सकते हैं कि F मैक्सिमम होने के लिए साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू होता है +1। अच्छा, अब वैल्यू लिखा जाए तो कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर ये 1 किसका वैल्यू होता है, तो साइन 90 डिग्री। तो आप कहेंगे साइन से यदि साइन हट जाए तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और 90 डिग्री आना ये साबित कर रहा है कि इसको कितने एंगल पर फेंकना है, 90 डिग्री, यानी भी और बी परस्पर लंबवत होने चाहिए। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया है 19 का बॉब। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दिया गया है एक इलेक्ट्रॉन H वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में भी मीटर प्रति सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है EVH न्यूटन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। दूसरा है EVH डाइन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तीसरा है EVH न्यूटन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। और चौथा है 0। तो कौन सा आंसर सही होगा, बार बार आपको समझाते हैं कि रटने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले फार्मूले को लिखिए। तो बतलाया गया है कि F इज इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। चलिए यहाँ वैल्यू लिखा जाए तो Q की जगह इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के आवेश को दिखाते हैं E से। V के बदले में यहाँ V ही माना गया है, लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र H से दिखाया गया है, तो B की जगह लिखेंगे H साइन थीटा।
साइन थीटा। और थीटा की बात की जाए तो कह रहा है कि क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में चलते हैं, यानी ये दोनों एक डायरेक्शन में हैं। और जब दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो तो उनके बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ई भी एच और साइन 0 इज इक्वल टू 0 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी यहाँ से आपका आंसर आ गया है 0.2। तो आपने देखा 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया डी द 0। तो आज यहीं पे छोड़ रहे हैं, फिर अगले दिन नए क्वेश्चन के साथ हम लोग पुनः देखेंगे आगे की कहानी। तब तक के लिए इतना ज़रूर कहेंगे कि अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, तथा जितना हो सके अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास शेयर भी कीजिए, ताकि लॉकडाउन में इसका सारे ही विद्यार्थियों को फ़ायदा मिल सके। थैंक्स।